आपको कैसा भारत चाहिए? आज के समय में ये सवाल जो उठ रहा है वो इसलिए क्योंकि किसी के द्वारा ये कहा गया है कि हम अमृतकाल में पहुंच गए हैं और देश जो है वो नया हो रहा है, न्यू इंडिया बन रहा है। इससे आगे की चर्चा करने से पहले एक सालों पुराना आपको एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आया करता था वो देखना बेहद ज़रूरी है। आर्टिकल 19 ने ये अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। पहले ये एडवर्टीजमेंट देखिए जो आपने भी ज़रूर देखा होगा कई साल पहले, उसके बाद चर्चा करेंगे। धर्म के नाम पे कई लोग बहुत सारे जुल्म करते हैं। क्या कोई भगवान या खुदा इस जुल्म को माफ करेगा? It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I am Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म, सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. I am an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म, सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आपने देखा, इसमें कहा जा रहा है कई लोग धर्म के नाम पे जुल्म करते हैं। आप विचार सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तमाम अभिनेता और तमाम सितारे जो हैं इसमें वो अपने आप को भारतीय कह रहे हैं कि अगर एक हिंदुस्तानी पे जुल्म होता है तो वो पूरे हिंदुस्तान पे जुल्म है। इस तरह की विचारधारा से आपको क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था वो कितना ठीक लगता है? कुछ समय पहले की अगर बात करें तो शायद इतने विवादित बयान, चाहे वो राजनीतिक दल के हों या किसी नेता के या फिर समाज के अंदर जो विशेष समुदाय के बीच में एक नफरत देखने को मिल रही है, वो शायद उस समय नहीं थी। शायद ज़्यादा देशभक्त थे, अगर ये कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम बार हमने ये देखा है कि धर्म से ऊपर सबसे पहले जो इंसानियत होती है, सबसे पहले जो है वो भारतीय इंसान होता है, उसके बाद धर्म और तमाम चीज़ें उसके आगे आती हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से जो आप भारत की तस्वीर देख रहे हैं, उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं? एक पुराना भारत जो अभी आपने देखा, कई सालों तक हमने ये एडवर्टीजमेंट कई साल पहले ये देखा टीवी पे, और आज का जो नया भारत है जो थोपा जा रहा है, पता नहीं जनता इस भारत को अब चाह भी रही है या नहीं, क्योंकि जो कृत्य हैं वो अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाले हैं। 2014 के बाद से जो हेट स्पीचेस हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों द्वारा बढ़े हैं। जो डाटा ये है ये 2020 तक का है, जिसमें कोर्ट के अंदर जो हेट स्पीच मामले हैं वो 500% जो हैं वो बढ़ गए हैं। ये 2020 की बात कर रहा हूँ। बीते 2 सालों के अंदर जिस तरह की बयानबाजी आप राजनेताओं के मुंह से सुन रहे हैं, उसके बाद ये आंकड़े पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। दरअसल इस देश में जो 2020 के अंदर बीजेपी 2014 के बाद से और 2020 तक का ये जो टाइम ड्यूरेशन था, इसमें जो हेड स्पीच है 500% बढ़े हैं, और इसमें बीजेपी के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, तमाम इस तरह के जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके जो हेड स्पीच है पर्टिकुलर समुदाय को लेके, धर्म को लेके, इस तरह के स्पीचेस जो हैं उनके बड़े हैं। उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसके अंदर तमाम 10 लीडर्स के बीजेपी के नाम दिए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं उनका नाम भी शामिल है। आपको बताएं, सबसे पहले नंबर पर उन्होंने नाम दिया है अनुराग ठाकुर का। अपने विवादों में चर्चा में आए थे, उन्होंने विवादित बयान दिए थे, जिसके बाद अनुराग ठाकुर, उसके बाद प्रवेश वर्मा जो कि सांसद हैं, उन्होंने भी कई विवादित बयान दिए हैं। कपिल मिश्रा, दिल्ली दंगों को भड़काने में उनका बहुत बड़ा हाथ, लोग कहते हैं कि उन्होंने दंगा भड़कने से एक दिन पहले रात में उन्होंने डीसीपी के सामने साफ खुली चुनौती दी थी कि अगर हमें नहीं सुना तो अगले दिन हम
ट्रम्प के तक का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम अपना फैसला सुना देंगे और अपनी तरह से कार्य करेंगे। तो कपिल मिश्रा का भी एक बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का नाम भी इसमें इन्होंने शामिल किया है, क्योंकि तबलीगी जमात को लेके उन्होंने कहा था कि कोविड जो है तबलीगी जमात वालों ने फैलाया है, उसको लेके अरविंद केजरीवाल का जो नाम है वो भी इसमें शामिल किया गया है। प्रज्ञा ठाकुर जो सांसद हैं, मालेगांव में भी उनका नाम था, बम विस्फोट में उनका नाम रहा है, वो इसकी आरोपी मानी गई हैं और तमाम उनके ऊपर पुलिस और कोर्ट में मामला चला है। उनके भी तमाम जो बयान हैं वो उल जलूल बयान जो है उनके दिखते रहते हैं। दिलीप घोष बंगाल के बीजेपी चीफ हैं, उन्होंने भी तमाम इस तरह के, हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं 7वें नंबर पे, संजय कुमार 8वें नंबर पे जो तेलंगाना के बीजेपी चीफ हैं, तेजस्वी सूर्य एमपी कर्नाटक से हैं, उनके भी काफ़ी बयान जो हैं, और 10वें नंबर पे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उनको रखा गया है। ये सब जो हैं ये तमाम बीजेपी के लोग हैं एक्सेप्ट अरविंद केजरीवाल। इन्होंने तमाम इस तरह के समाज के अंदर बयानबाजी करी है पर्टिकुलर एक समुदाय को लेके, जिसके बाद 2014 के बाद जो हेट स्पीच है वो बढ़ी है और उससे समाज के अंदर क्या हुआ है, किस तरह भावनाएं जो हैं वो आहत हुई हैं लोगों की, और जो सांप्रदायिक माहौल है वो किस तरह खराब होता गया है, उस पर अंकुश अब लग नहीं पा रहा है। न्यू इंडिया में हो क्या रहा है, न्यू इंडिया के अंदर जो देश का पैसा खा जाता है उसके ऊपर अगर सरकार से सवाल पूछा जाए तो एक सांसद की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। देश के अंदर आज भी सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार जो है एक तरह का शब्दावली के द्वारा, वो अडानी के 20,000 करोड़ के पीछे तमाम जो है राहुल गांधी वो सवाल बार बार कर रहे हैं। तमाम बार राहुल गांधी को भी सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, टारगेट किया गया, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना था कि मैं अपने सवालों से हटने वाला नहीं हूं, चाहे बीजेपी किसी तरह की भी ट्रोलिंग मेरे साथ कर दे। लेकिन अंत में अब हुआ क्या, जब संसद के अंदर ये सवाल उठ रहे थे, तो जब आप सांसद ही नहीं रहेंगे तो संसद में सवाल कैसे उठाएंगे। उस पर यह कहना है राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी का, ये संसद से लेकर सड़क तक सवाल जो हैं वो उठते रहेंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था मोदी सरनेम को लेके। उसके बाद ये कहा गया कि जो ओबीसी समाज है उसकी जो भावनाएं हैं वो राहुल गांधी ने आहत करी हैं, और गुजरात के एक कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई है, जबकि गुजरात में उन्होंने ये बयान नहीं दिया था और मैक्सिमम जो है सज़ा वो सुनाई है। कोर्ट ने 30 दिन का समय भी राहुल गांधी को दिया था, कहीं वो अगर किसी अन्य अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं या कानूनी प्रक्रिया जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन संसद ने उन्हें 30 घंटे का भी समय नहीं दिया, उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि संसद को चलने नहीं दिया जा रहा था बीजेपी के द्वारा। 10 दिन हो गए थे सवाल जवाब होते होते, लेकिन संसद को ठीक तरह से नहीं चलने दिया जा रहा था। लेकिन स्पीकर महोदय जो हैं उन्होंने भी कुछ खास इसमें करते हुए वो नजर नहीं आए। लेकिन 10 दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही वो इतने सक्रिय होकर उन्होंने काम किया है कि तुरंत जो है राहुल गांधी का निष्कासन कर दिया, उनकी जो है सदस्यता रद्द कर दी, और अब जो है उनसे उनका घर भी छीना जा रहा है। कई बार हमने ये देखा है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनको 6-6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है, या कई बार अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो तुरंत उसको घर मिल भी नहीं पाता है, जैसे कि खड़गे जी ने अपने बयान में कहा था। लेकिन राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि घर खाली करो। तो ये तमाम जो विपक्ष है, इस तरह का जो कृत्य है वो विपक्ष को एकजुट कर रहा है। पहले अरविंद केजरीवाल ने इस पर बयान दिया, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, और ममता बनर्जी इस पे बोल रही हैं। तमाम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के जो सांसद हैं वो भी इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये जो कृत्य किया जा रहा है ये सीधा सीधा एक पर्टिकुलर पार्टी पे नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र पे, मौजूदा जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसका हमला है, मोदी जी का हमला है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही हैं। और अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो राहुल गांधी का साफ तौर पे कहना है ये मेरा निजी पैसा नहीं है, मैं जनता के लिए आवाज उठा रहा हूं। जो स्टेट बैंक का पैसा और जो पीपीएफ का पैसा जनता का अडानी के ऊपर लगाया जा रहा है, उनकी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है, उस पर सवाल है। जो उनकी शेल कंपनीज है उसमें 20,000 करोड़ रुपए किसके लगे हैं, किसका वो पैसा था, किसको उससे फायदा हुआ, उस पर सवाल है। तमाम इस तरह के जो जवाब हैं
वो सरकार नहीं दे पा रही है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करी जा रही है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर जवाब मौजूदा सरकार नहीं दे रही है। कांग्रेस जो है उसके कार्यकर्ता अभी सत्याग्रह किया, उसके बाद मशाल कांग्रेस यूथ ने किया, तमाम प्रदर्शन जो हैं वो स्टूडेंट विंग ने भी किया, तमाम प्रदर्शन जो हैं वो हो रहे हैं। उसके बाद जो है जंतर मंतर पे भी कांग्रेस के जो यूथ कार्यकर्ता थे उन्होंने प्रदर्शन किया। मशाल रैली जो है कांग्रेस वो आयोजित कर रही है। तमाम जो विपक्ष है वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा है और लोकतंत्र में जो अहम भूमिका होती है विपक्ष की आलोचना करने की, आलोचना भी कर रहा है। लेकिन जनता तक ये चीजें पहुंचे कैसे? जो सोशल मीडिया पे अपडेटेड हैं, जिनके पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर ये खबरें नहीं दिखाएगा, लेकिन जिनके पास मोबाइल फोन्स हैं सोशल मीडिया पे, वो इन चीज़ों को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए उन लोगों का जो ग्रामीण में रह रहे हैं, क्योंकि 70% आबादी जो देश की है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है। क्या उन तक जो देश के अंदर चल रहा है, जो जनता का पैसा अडानी को सपोर्ट करने में लगाया जा रहा है, जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या उन तक इन चीज़ों की जानकारी पहुंच भी पा रही है या नहीं, ये अभी तक प्रश्न चिन्ह है। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि किस तरह वो उन लोगों तक जो चीज़ें देश के अंदर चल रही हैं पहुंचाए, जो देखने के बाद वो आने वाले चुनावों में अपना फैसला देख पाएं। क्योंकि जो हिंदू मुसलमान धर्म की राजनीति और जो हेट स्पीचेस देखी जा रही हैं, उससे एक शॉर्ट टाइम के लिए और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको दिखाने के बाद, वायरल करने के बाद एक अलग परसेप्शन बनाया जा रहा है। लेकिन देश की जनता जो है वो महंगाई से त्रस्त है, इस सच्चाई से नहीं नकारा जा सकता। जो युवा है वो बेरोजगार है, इस सच्चाई से आप इस सच्चाई को नहीं नकार सकते हैं। तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो हैं, उसका आह्वान है वो नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। तो इस पूरी चर्चा पे जो न्यू इंडिया है उसके बारे में आप सोचते क्या हैं, आपके विचार क्या हैं? न्यू इंडिया पे अपने विचार आप साझा करें। क्या आप जो सबसे पहले आपको ऐड दिखाया था, जो सालों पहले टीवी पे चल रहा था, आज टीवी क्या चलाता है वो आप तमाम लोग देख रहे होंगे, कैसे डिफेंड करा जाता है एक पार्टी को, एक पार्टी के नेताओं को। तो पहले वाला इंडिया जिसमें सब लोग मिलके साथ करके एक अगर इंसान था उस पर हमला, तो भारत पे हमला होता था, क्या वो भारत एकजुटता वाला अच्छा था, या न्यू इंडिया जिसकी कल्पना आप लोगों ने शायद ये नहीं की थी, या अगर करी थी तो कमेंट द्वारा आप ज़रूर साझा करें। आज जो न्यू इंडिया है उसमें आपको सांस लेने में आसानी हो रही है, या आप पुराने इंडिया में सांस लेना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।